the matter charged as obscene is to deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral influences and into whose hands a publication of this sort may fall. Then Hickling test will be applied. Last time we left it. Now today we will discuss Article 20. Ex post facto laws, double jeopardy, provision against self-incrimination. Ex post facto laws, clause 1. जिस टाइम आदमी कोई ऑफेंस कर रहा है उस टाइम उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट होगी उसको वो मिलेगी. That should not be greater than the penalty prescribed at that time under that particular law. That is ex post facto laws. It is divided into three parts. Person charged at that law was in force at the time of commission of act. Meaning thereby no future legislation is applicable. आज किसी ऑफेंस की पनिशमेंट कुछ भी है 2 years है, कल को दूसरा लॉ स्टेट लेके आ जाए और वो उसकी जैसे पीछे वो निर्भया के बाद हंगामा हुआ था भाई पनिशमेंट बढ़ा दो, अगर पनिशमेंट बढ़ा दी गई तो दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू दैट पर्सन. जो जिस टाइम उसने ऑफेंस कमिट किया था उस टाइम जो पनिशमेंट थी वही मिलेगी उसको. ये इसको बढ़ाया नहीं जा सकता. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी सी द ब्यूटी ऑफ लॉ. अगर रिड्यूस कर दिया गया है पनिशमेंट को, जिस टाइम ऑफेंस कमिट किया था मान लीजिए 1 year का पनिशमेंट था, अब स्टेट ने एक अमेंडमेंट ला करके उस पनिशमेंट को 6 month कर दिया. सो उसका बेनिफिट ले सकता है कोई भी व्यक्ति अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव बेनिफिट्स. फॉर एग्जाम्पल, it is directly or indirectly related with the same analogy. किसी आदमी ने ऑफेंस कर दिया, कमिट कर दिया, उसको पनिशमेंट होगी, उसको प्रोबेशन पे भी छोड़ दिया जाता है, उसका गुड कंडक्ट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई पावर है, गवर्नर्स कोई पावर है, रेमिशन की, रिमिट की, ये सब. सो बेनिफिट विद द हेल्प ऑफ constructive beneficial interpretation that he can avail, he or she can avail, any person. These are applicable to criminal law only, not to civil law. In the civil law, retrospectively, law can be enacted by the state. For example, हम टैक्स देते, अभी हम 20% दे रहे हैं, कल को स्टेट एक लॉ लेके आ गई नहीं हम 30% लेंगे, एक 5 lakhs या 10 lakhs कोई भी एक क्राइटेरिया रख के अगर वो बोल दें हम 30% टैक्स लेंगे, रेवेन्यू लेंगे, और वो 2 साल पहले से लेंगे बैक डेट से, then it cannot be challenged on the ground of ex post facto laws. Meaning thereby it is applicable for criminal law only, not for civil laws. जैसे केस था अभी मैं आप लोगों को अभी रिसेंट एक इंसिडेंट बताता हूँ. मैं एक मैटर कर रहा था अभी 354 का. पहले जो उसमें पनिशमेंट थी अप टू 6 month हुआ करती थी, बाद में अमेंडमेंट आ गया था तो वो पनिशमेंट इंक्रीज कर दी उसमें. तो जो लेटेस्ट लॉ है 354 इज नॉट कंपाउंडेबल, बट ओल्ड लॉज में इट वाज कंपाउंडेबल. तो रिसेंटली 5-6-7 days बैक आई डिड दैट मैटर कि इट इज कवर्ड अंडर ओल्ड लॉज. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज एप्लीकेबल इन दिस केस, देयरफॉर इट इज कंपाउंडेबल. The judge could be a question how it is compoundable.
354 is not compoundable. Then I explained the doctrine of ex post facto loss, and it was done. Now, Hathi Singh Manufacturing Company versus Union of India, it was a case. एम्प्लॉयर को डायरेक्शन दी गई कि आप अपने एम्प्लॉइज का जो भी फंड है उसको सारा क्लोज करें, उनको बैलेंस करें, उनका पेमेंट करें बैक डेट से. They took the plea of ex post facto loss. It was held by the court that it is a matter of civil nature, so ex post facto loss doctrine is not applicable in this case. Then Sajjan Singh versus State of Punjab. देखिए बड़ा यूनिक केस है ये. सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के ग्राउंड पर इंक्वायरी हुई, डिपार्टमेंटल, ही वाज सस्पेंडेड. सब्सिक्वेंटली ही वाज बुक्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट. और उसमें उन्होंने काउंट किया कि एज ऑन डेट जो आपके पास डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट है ये है, और इंक्लूडिंग जब से आपने सर्विस ज्वाइन की थी उस टाइम आपके पास इतना था और आपने ऐसे ऐसे ऐड करके इतना कर दिया. ही टुक द प्ली कि एंटी टाइम्स जो पहले का एसेट्स एक्वायर किया हुआ है वो अप्लाई नहीं हो सकता मेरे केस में. कोर्ट हैड नो. अगर एक पार्ट टुडे है डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का तो पीछे वाले पार्ट्स को कनेक्ट किया जा सकता है, एंड ही वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर दैट. अगर एक पार्ट आज है, यू गॉट द पॉइंट. यस, मेरे अगेंस्ट आज एफआईआर हुई डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट की. कहा गया कि आपके पास देखो ये कोठी है, ये बंगला, इतना कैसे ये है वो है, राइट. मैंने एक्सप्लेनेशन दिया. उन्होंने जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की, जब मुझे पकड़ा, मेरे अगेंस्ट एलिगेशन आए, सपोज 6 महीने पहले आए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई, उन्होंने 6 महीने पहले बताया डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट है, मुझे सस्पेंड कर दिया. फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुझे बुक कर दिया. अब 6 महीने के बाद, 6 महीने पहले से लेकर टिल डेट डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स को उन्होंने काउंट किया गया. लेकिन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में 6 महीने से पहले का भी जो उसने एक्वायर कर रखा था एसेट्स, उसको भी ऐड कर दिया. देन ही टुक द प्ली कि भाई मुझे तो 6 महीने पहले आप लोगों ने पकड़ा, मुझे कहा कि डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट है, मेरी इंक्वायरी की गई और मुझे सस्पेंड भी कर दिया गया और फिर ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी हो गया. तो 6 महीने पहले से जब ये स्टार्ट हुआ है, उससे पहले के जो एसेट्स है उसको आप इंक्लूड नहीं कर सकते. एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस की डॉक्ट्रिन इसमें एप्लीकेबल है. कोर्ट ने कहा नो. अगर एक पार्ट आज का है, 6 महीने ऑनवर्ड्स, मान लो आपने 10 लाख डिस्प्रोपोर्शनेट कमाए हैं और पहले की भी 2, 4, 5 लाख है, वो भी उसमें कनेक्ट कर दिए, तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कुछ पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ पहले का. गॉट इट क्लियर? Then, number 1, person charged at that time the law was in force when the offence was committed. Number 2, shall not be subject to greater penalty. Ex post facto law में यही है ना, जब offence commit हुआ उस टाइम law was in force, there should be a valid law at that time. अगर law is not valid, then it is not culpable. Then he cannot be punished for that. He cannot be prosecuted and punished for that. A valid law should be enforced at that time. Number 1. Number 2, he cannot be subjected to a greater penalty. उस टाइम के लॉ में जो पेनल्टी थी उतनी ही पेनल्टी आप अवार्ड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते. इसमें केदारनाथ बजोरिया वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एक केस था. अच्छा, उसमें एनहांस्ड पनिशमेंट था. देन ही टुक द प्ली दैट इट इज कवर्ड अंडर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दैट कैन नॉट बी एप्लीकेबल इन माय केस. रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. 16 साल के बच्चे ने एक ऑफेंस कर दिया टू
outrage the modesty of a woman. 6 month का पनिशमेंट था, उसका कन्विक्शन हो गया, वो अपील में आ गया. While his appeal was pending, the law was amended कि आप माइनर को जेल में नहीं भेज सकते, जो आज भी जुवेनाइल एक्ट आ गया, जस्टिस जुवेनाइल एक्ट. तब लॉ आ गया कि आप जुवेनाइल को जेल में नहीं भेज सकते. ऑलरेडी उसको पनिशमेंट हो चुकी, कन्विक्टेड था, अपील पेंडिंग थी. Then he took the plea of ex post facto laws. By way of doctrine of beneficiary construction, the benefit should be given to me, and it was given to him. Got it? (21) is applicable to only to conviction or sentence, not the trial. Word है, he cannot be, he will be convicted under that law also, which was in force at that time, a valid law, and cannot be subjected to a greater penalty, right? So merely अगर ट्रायल चल रहा है, you cannot take the plea of ex post facto law, because आपका कन्विक्शन तो हुआ नहीं. अगर कन्विक्शन होता है, then ex post facto laws doctrine comes into picture. Then doctrine of double jeopardy, it's a US doctrine. UK में एक मैगजीन है, ये काफी एग्जामों में पूछी भी जाती है, नीमो डिबेट बिस वैजारी. बहुत बच्चों को पता होगा ऑलरेडी. NEMO नीमो, DEBET डिबेट, BIS बिस, वैजारी VEXARI. Man should not be brought into danger for one and the same offense more than once. मैगजीन का मेन वर्ड अंडर डबल जेपार्डी इज ए पर्सन शैल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस. वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड. अगर खाली प्रोसिक्यूशन किया, पनिशमेंट नहीं हुआ है, देन डबल जेपार्डी इज नॉट एप्लीकेबल. There should be both prosecution and punishment. और कहाँ होना चाहिए? ये कहीं भी कोर्ट ऑफ लॉ या कोई जुडिशियल और क्वाजाई जुडिशियल ट्रिब्यूनल, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है, वो आपको प्रोसिक्यूट एंड पनिश करती है, then doctrine of double jeopardy is not applicable. कलावती वर्सेस HP स्टेट 1953 का एक जजमेंट है, बड़ा फेमस ये. If no punishment after prosecution, then not applicable. In case a person is tried, his trial was conducted, he was convicted, but he was not punished, then ex post facto law doctrine is not applicable in that case. As I have already told, prosecution should be before court or judicial tribunal. So meaning thereby, any revenue authority, sea custom authorities, they are not judicial tribunals. Also, it does not cover the departmental inquiries. इस पे एक बड़ा फेमस केस भी था. It is very important. Prosecution before court of law or judicial tribunal in reference to law which creates offense. लॉ कैसा होना चाहिए? जो ऑफेंस को क्रिएट करे.
अगर कोई ऐसा लॉ है जो ऑफेंस क्रिएट ही नहीं करता, देन इट इज नॉट एप्लीकेबल। मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ये बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है इस पे। मकबूल हुसैन गोल्ड की स्मगलिंग करता था बॉम्बे में। जब वो स्मगलिंग करके आ रहा था तो सी कस्टम अथॉरिटीज ने उसको पकड़ लिया, उसका गोल्ड कॉन्फिस्केट कर लिया। सब्सिक्वेंटली he was booked under Prevention of Smuggling Act, like that act at that time, FERA, Foreign Exchange Regulation Act 1947. He was booked under that act. Then he took the plea that I have already been punished. मेरा गोल्ड ले लिया, पकड़ लिया मुझे और कॉन्फिस्केट कर दिया. It was held in that case that sea custom authorities are not court of law or judicial authorities or quasi-judicial authorities. Therefore, ex post facto laws are not applicable in that case. Similarly, if any government servant is dismissed from service under Article 311 subclause 2 by the government and subsequently he was booked under Prevention of Corruption Act, then ex post facto laws is not applicable in that case. चूंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज की, उसका मिसकंडक्ट पाया, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं, उसके तहत अगर उसकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया गया है तो दैट इज नॉट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ. डोंट थिंक एज ए लेमैन कि एक आदमी की सर्विस ही डिसमिस हो गई है, टर्मिनेट हो गया तो पनिशमेंट होगी उसकी. नो. Subsequently, he was booked under Prevention of Corruption Act. He cannot take the plea of ex post facto laws. For the same offence. For the same offence means ingredients of both the offences should be same. If some of the ingredients of both the cases are common, then this doctrine is not applicable. 5 इंग्रेडिएंट एक ऑफेंस के, सब्सिक्वेंटली दूसरे ऑफेंस में बुक कर दिया तो पहले वाले के 1-2 इंग्रेडिएंट और दूसरे वाले का 1-2 इंग्रेडिएंट कॉमन हो गए, देन ही इज टेकिंग द प्ली ऑफ डबल जेपार्डी. दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन दैट केस. ऑफेंसेस शुड बी सेम, इंग्रेडिएंट शुड बी सेम ऑफ द ऑफेंसेस. एक केस है, you must be knowing in the Evidence Act there is law of estoppel. Here there is a doctrine of double jeopardy. Sometimes some people are confused what is estoppel and what is double jeopardy. Law of estoppel may be so you are stopped to make the same statement or take the same plea. आपने पहले एडमिट कर ली कोई चीज, सब्सिक्वेंटली आप उस फैक्ट को अगर डिनाई करते, यू आर स्टॉप्ड. But in double jeopardy, it is different. It is regarding the prosecution and punishment. प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एक मर्डर हुआ. उस मर्डर में फायर आर्म का उपयोग हुआ. एक व्यक्ति को फायर आर्म के पोजीशन में, जो हमारे यहाँ एक्ट है, क्या बोलते हैं उसको, आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट में उसको बुक किया गया, उसका ट्रायल हुआ, ही वाज एक्विटेड. ये फायर आर्म इसकी पोजीशन में ही था. बट ऑन द कंट्रेरी, जो मर्डर हुआ था, ही वाज ऑल्सो अक्यूज्ड इन दैट ऑल्सो. वहां भी ये प्ली ली गई कि इसके पास फायर आर्म था, उसको यूज किया, उससे मर्डर हुआ. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, वंस ही इज एक्विटेड कि फायर आर्म इसकी पोजीशन में नहीं था, तो
at the same time, is it possible a person may be in possession of the arm and he is not in the possession of the arm? So he took the plea of doctrine of double jeopardy. आप आर्म्स की पोजीशन को लेकर के मुझे ट्रायल नहीं कर सकते दोबारा, वो तो एस्टेब्लिश फैक्ट हो गया, मैं एक्विट हो गया, मेरी पोजीशन में था ही नहीं, बाकी ट्रायल करो आपको जो करना है। आप ये नहीं कह सकते कि उस फायर आर्म से आपने मर्डर किया था। Then doctrine of provision against self incrimination, किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपने नॉलेज को, सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपने नॉलेज को अपने अगेंस्ट शेयर करे जो कि डेट्रीमेंटल टू हिज ओन इंटरेस्ट हो। मुझे किसी चीज का नॉलेज है, XYZ, उसमें आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, आप बोले। बट सी सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट, अगर किसी आदमी ने कोई स्टेटमेंट दे दी, कन्फेशन दे भी दी, एंड दैट लीड टू द रिकवरी ऑफ समथिंग, ले जाते ना पुलिस वाले डिमांड पे, ले गए, उसने वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर करा दिया, डंडा रिकवर करा दिया, लाठी बंदूक जो भी रिकवर कराया। सेकंड पार्ट इज एडमिसिबल, फर्स्ट पार्ट इज नॉट एडमिसिबल। एंड दिस डॉक्ट्रिन इज एप्लीकेबल ओनली इन दोज केस where person is accused of an offense। ये कब माना जाएगा कि आप accused of an offense हैं या नहीं है? Once the FIR is registered, you are accused. Once accusation is against you, you are accused. Number 2, there should be compulsion to be a witness against himself. Compulsion, अगर कोई वॉलेंटरली अपने आगे विटनेस बन रहा है, देयर इज नो बार। हर तीसरे दिन हम लोग कोर्ट में जाकर प्लीड गिल्टी कराते नहीं मैटर। दैट इज नॉट हिट बाय डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अदरवाइज मैं कोर्ट में जाके कह रहा हूं कि मैंने अब ये ऑफेंस किया, मैं प्लीड गिल्टी कर रहा हूं, मैं अपने अगेंस्ट ही तो बोल रहा हूं कि मुझे सजा दे दो। बट देयर शुड बी कंपल्सन। Voluntarily you are making the statement, then it is not hit by doctrine of self-incrimination. इसमें एक बड़ा फेमस जजमेंट हुआ, कई जगह कोर्ट होगा, MP शर्मा वर्सेस तीज चंद्रा। Then Delhi Judicial Services Association वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें हथकड़ी वगैरह लग गई थी जुडिशियल ऑफिसर को। इन केस कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन अगेंस्ट ए पर्सन, कैन ही बी सेड टू बी एन अक्यूज्ड? माइंड अप्लाई करो। इन केस कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स आर बीइंग कंडक्टेड अगेंस्ट ए पर्सन, will he be described as accused? No sir. Why? Allegation तो लगी गई है, allegation लगा है, but he cannot be trial तो भी चलेगा ना उस पर। But once FIR is registered, then you are accused. Why would the allegation नहीं लगा? That was a under trial prisoners. Why it should be under trial prisoners? वो तो अगर accused अगर बन गया। No. Question is, अगर contempt proceeding चल रही हो, कभी भी आगे माफी मांग सकता है, अपोलॉजी देख चला जाएगा, proceedings will be over. That is the reason. कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, उसमें कोई भी एक्यूजेशन है या कोई भी आदमी स्टेटमेंट देता है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के अंदर, उसको एक्यूज्ड नहीं माना जाएगा।
इन द डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज एटसेट्रा, जो हर तीसरे दिन डिपार्टमेंटल में होती रहती है. ही इज नॉट एक्यूज. वो कल कोई प्ली नहीं ले सकता है कि मैंने कोई स्टेटमेंट दी, वो मेरे अगेंस्ट यूज की जा रही है या कुछ हुआ. टू बी अ विटनेस. MP Sharma versus Satish Chandra. Oral or written and documentary evidence, not only in courtroom but previously obtained, like NDPS cases, etc. That is, he is being compelled to be a witness against himself. तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, NDPS केसेस में बिफोर स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस ऑफिसर, दैट इज एडमिजिबल, दैट इज नॉट हिट बाय 27, इट इज स्पेशल एक्ट. सो वहां पर वो क्या दिखाते हैं कि इसने जो स्टेटमेंट हमारे सामने दिया है वो वॉलंटरली दिया है, कंपल्सन में नहीं दिया. इसीलिए NDPS की जितनी प्रोसीडिंग्स होती है उसमें वो जैसे ही अरेस्ट करते हैं उससे पहले भी मेडिकल कराते हैं, जब कोर्ट में पेश करते हैं उसके बाद भी मेडिकल कराते हैं, और उसमें अक्सर लॉयर जाके प्ली लेते हैं, देखो जी इसके यहाँ इंजरी आई हुई है, यहाँ इंजरी आई हुई है, और इससे जो एक्सट्रैक्ट की है इन्होंने स्टेटमेंट वो अंडर कंपल्सन की है. या उसमें समटाइम्स क्या करते हैं, सोने नहीं देते. जब भी आदमी सोता है उसके मुंह पे पानी मार देंगे, 3-4 दिन हो जाएंगे, वो इतना परेशान हो जाता है तो वो जो चाहते हैं वो स्टेटमेंट आदमी दे देता है. तो दैट इज ऑल्सो compulsion. That will be hit by doctrine of self-incrimination. Or in case it is proved in the court of law, merely on that ground the person will be acquitted. नंदनी सतपथी वर्सेस PL का डानी 78 का केस है उड़ीसा का. वहां पर जो चीफ मिनिस्टर थी वहां की, उनके अगेंस्ट एक FIR करा दी और DSP वहां के बुला के उनको कह रहे थे भाई ये स्टेटमेंट दो, वो स्टेटमेंट दो. शी वाज साइलेंट देयर, शी वाज नॉट गिविंग आंसर्स बिफोर द इंक्वायरी ऑफिसर, बिफोर द इंटरोगेटिंग ऑफिसर. तो उन्होंने कहा जी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रही, ये हो गया वो हो गया. तो इट वाज हेल्ड इन दैट केस ए पर्सन कैन कीप साइलेंस before the interrogating officer. It is his right. You cannot force him to make the statement against himself. He can't be a witness against himself. That will be hit by the doctrine of self-incrimination. He can keep his mouth shut. Audio recording. आजकल हम लोग, आप लोग देखते होंगे कोर्ट ऑफ लॉ में जाके हर तीसरे केस में मोबाइल जब से आ गया, अब ये देखो जी रिकॉर्डिंग है, हमने इनकी रिकॉर्डिंग कर रखी, उसमें ये बोल रहा है वो बोल रहा है, इसने ये बोला उसने ये बोला. एवरीडे वी यूज इट. अब वो आदमी कहे कि मेरी रिकॉर्डिंग को दे आर यूजिंग अगेंस्ट मी, इट इज हिट बाय डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन. बट क्वेश्चन अराइजेस कि जब वो स्टेटमेंट दे रहा है कि थर्ड पर्सन कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है तो अंडर कंपल्सन स्टेटमेंट नहीं दे रहा, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है विदाउट हिज नॉलेज कर रहा है. सो वट एवर ही सेड वॉलंटरली, नॉट अंडर कंपल्सन. दैट्स व्हाई दे आर एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. Had it been retracted under compulsion or by force, then it is not applicable. अगर आप किसी रूम में किसी आदमी को बैठा लो और ये कह दो तेरा बेटा देखो हमारे पोजीशन में है, या तो हम जो कहेंगे ये बोलो और हम तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, और वो रिकॉर्डिंग कर ली, then it is not applicable, it is hit by doctrine of self incrimination. चूंकि कंपल्सन में अंडर फोर्स को उसकी रिकॉर्डिंग की गई है. दिस इज द डिफरेंस जो खूब आजकल केसेस के अंदर यूज हो रहा है.
सर्च वारंट्स एक्सेट्रा। सर्च वारंट लेके किसी के घर पे जाते हैं, किसी मेरे घर में घुस रही है, उसमें प्रोविजन है सीआरपीसी, आप पढ़ेंगे। अगर वो दरवाजा नहीं खोलते हैं तो सनराइज और सनसेट के बीच में ताला तोड़ के भी एंट्री कर सकते हैं, करते हैं ना। तो वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज नॉट एप्लीकेबल, कि जबरदस्ती हमारे घर में आए और हमसे सामान उठा लिया, कर लिया। बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि आपका जो पर्सनल नॉलेज है उसको आपके अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते unless and until you are making the statement voluntarily without any fear, force, undue influence or coercion. That is the concept. अगर उसके बिना है then everything is applicable. Now question arises, ये पॉलीग्राफिक टेस्ट होते हैं, झूठ बोले सच बोले, वहां पर टेक्निकली अगर कहा जाए, ठीक है उसको सिडेटिव दे दिया है, बट फोर्स कोई नहीं कर रहा है, वो जो बोल रहा है अपने आप बोल रहा है। या आजकल ये बड़े डीएनए टेस्ट करने के लिए एनडी तिवारी का मैटर हाई कोर्ट में चल रहा था। अगर आपका ब्लड सैंपल ले रहे हैं, आपका नॉलेज तो नहीं ले रहे हो कुछ भी, यू आर ए स्टैटिक पर्सन, आपका सिर्फ वो ब्लड सैंपल निकाल रहे हैं, बोल आप कुछ नहीं रहे। That is not hit by doctrine of self incrimination. या आपका बाल का सैंपल ले रहे हैं, वॉइस सैंपल ले रहे हैं, यहाँ पर ऑडियो वीडियो को जो मिलाते हैं हम लोग, या आपके वो सिग्नेचर लेते हैं, स्पेसिमेन सिग्नेचर लेते हैं, हैंड राइटिंग लेते हैं, that is not hit by doctrine of self incrimination. Reason being, you are not sharing any knowledge with them. वो simply आपका अंगूठा लगवा रहे हैं, आपसे कुछ कहलवा तो नहीं रहे, यू आर नॉट शेयरिंग योर नॉलेज विद देम अगेंस्ट यू, सो दैट्स व्हाई दैट इज नॉट हिट बाय डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नाउ दिस इज ओवर, एनी क्वेरी, एनीथिंग अबाउट दीज थ्री डॉक्ट्रिन्स, कोई कंफ्यूजन? कमाली हो गया, मतलब इतना बढ़िया पढ़ाता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा किसी को। सर एक लेडी है वो लेमैन है और उसका हस्बैंड वकील है। क्या लेडी लेमैन है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, कॉमन लेडी है, और उसके हस्बैंड वकील है। वो वकील साहब उसको क्रुएल्टी के हिसाब से डाइवर्स देना चाहते हैं, तो उसको पहले उकसाने के बाद उसको तो पता नहीं है, फिर अपने एक्शन में आके उसको वीडियो बना लेते हैं, वो एविडेंस लगा के क्रुएल्टी में उसको पेश करते हैं। ये क्या होगा? देखिए, मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है, उकसाने को मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। हस्बैंड वाइफ को कुछ बोल रहा है, वाइफ हस्बैंड को बोल रही है, एक ने रिकॉर्डिंग कर ली, इट इज वॉलंटरी स्टेटमेंट, इट इज एडमिसिबल। हाउ कैन यू से उकसाया जा रहा है? तो दोनों लड़ रहे हैं, दैट इज एडमिसिबल। यस, हस्बैंड उसको फोर्स कर रहा है, खाना नहीं दे रहा है, या उसको टॉर्चर कर रहा है, या किसी और रीजन से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, देन इट इज हिट बाय डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। जब वो उकसा रहा है तब वो नहीं कर रहा है, इसके बाद जब वो बोलने लगे तो उसको वीडियो बना देता है। वो भाई मतलब आपका कहने का मतलब है कि अपनी रिकॉर्डिंग नहीं की, खाली उसकी कर ली। यस, इवन देन इट इज एडमिसिबल, वो तो उसकी समझदारी है, बट शी इज स्पीकिंग वट एवर शी इज स्पीकिंग वॉलंटरली। थर्ड पार्टी में जो रिकॉर्डिंग करते हैं, मान लीजिए दो आदमी यहाँ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, थर्ड आदमी चुपचाप रिकॉर्डिंग कर रहा है, उन दोनों की कर रहा है, खुद कुछ नहीं बोल रहा है, अभी यूज कर रहा है, इट इज एडमिसिबल। फोर्स शुड नॉट बी देयर, कंपल्सन शुड नॉट बी देयर। नाउ आर्टिकल 21, I think after 14, 19, Article 21 is very, very important. And all these three articles are interrelated.
Now it is. Earlier there was exclusiveness among these articles when A.K. Gopalan judgment was there, but subsequently Menka Gandhi judgment was there. In that judgment, it was held that Article 14 and 19 are interrelated. Rather, Article 21 is controlled by Article 19. Why? Article 21 is very simple. No person shall be deprived of his life and personal liberty except procedure established by law. कहीं नहीं लिखा कि लाइफ में क्या क्या काउंट होगा, लिबर्टी में क्या क्या काउंट होगा, उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो सकती है कि नहीं हो सकती हैं. नो वेयर इट इज मेंशन्ड. एक सिंगल लाइन का आर्टिकल है. अंडर आर्टिकल 19 स्पेसिफिक राइट्स आर मेंशन्ड. जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे दिया, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दे दिया, असेंबल का दे दिया, राइट दे दिया, और बिजनेस वगैरह प्रोपेगेट करना है, एक्सेप्ट करना, वो एक अलग पार्ट है, वो सब दे दिया. लेकिन वहां पर एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है. स्टेट कैन इंपोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस और ग्राउंड्स भी मेंशन कर दिए 2 to 6. तो सिमिलरली Article 21 in due course of interpretation it was held, those rights are not mentioned under Article 19. Article 21 will deal with them. और with the same analogy, जो Article 19 पे reasonable restrictions हैं, वो 21 में जो राइट आ रहे हैं, एक्सपेंड हो रहा है डे बाय डे, वहां भी होने चाहिए, एब्सोल्यूट नहीं होने चाहिए. With the analogy of Article 19 and 14, and it was held that reasonableness is permeating throughout all the articles of fundamental rights like a golden thread. Justice Bhagwati said in Menka Gandhi's case that procedure should be just, reasonable and fair. In that case it was held. Now, I have summarized Article 21. Then वो राइट टू लाइवलीहुड भी आ गया, राइट टू एजुकेशन भी आ गया, और राइट टू हेल्थ भी आ गया, प्रिजनर्स के राइट आ गए, स्पीडी ट्रायल आ गया, उसको लीगल एड मिलेगा, ये सब सारे राइट्स आ गए. वी विल डिस्कस सेपरेटली. नाउ आर्टिकल 21 टू बिगिन विथ, पर्सन शैल नॉट बी डिप्राइव्ड. व्हाट इज पर्सन? नॉट सिटीजन. Applicable to each and every person within the territory of India. This right is conferred on all the persons within the territory of India, except procedure established by law. Earlier, the drafting committee of our constitution, they discussed at length the due process of law which is incorporated in the US Constitution, whether we should adopt the due process of law or not. But very intelligently, procedure established by law was incorporated, not due process of law. Since indirectly due process of law has been incorporated in our Constitution also by subsequent judgments of the Supreme Court, that's why we should know the due process of law also. What is due process of law? Due process of law is substantive as well as procedural laws. Both should be just, reasonable and fair. And as per strict interpretation of Article 21, it is the procedure only, not the substantive law.
अब सब्सटेंटिव लॉ क्या है और प्रोसीजरल लॉ क्या है? जो नए बच्चे आते हैं, हम भी जब शुरू में आए थे लॉ में, तो हमें भी समझ में नहीं आता था क्या ड्रामा है, व्हाट इज सब्सटेंटिव लॉ एंड व्हाट इज प्रोसीजरल लॉ। जैसे आईपीसी ऑफेंस को डिफाइन करती है, और तो कुछ नहीं आईपीसी में। ऑफेंस कब हुआ, उसकी पनिशमेंट क्या है, ऑफेंस को ही डिफाइन करती है, नथिंग एल्स। अब क्या हुआ, हमें पता चल गया इस आदमी ने ये ऑफेंस कर दिया, थेफ्ट कर दिया। ये कैसे पता चलेगा? 378 पढ़ा हमने, उसके इंग्रेडिएंट्स लगा के देखा, यस इसने थेफ्ट कर दिया। देन व्हाट इज फर्दर? फर्दर इज सीआरपीसी। अब सीआरपीसी विल कम इनटू पिक्चर कि आदमी को पकड़ो जी, अरेस्ट करो, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, फिर वो एविडेंस कलेक्ट करो एज पर एविडेंस एक्ट, उसका फिर चार्जशीट फाइल करो, ट्रायल होगा, एविडेंस होगा, ये होगा, वो होगा, ही विल बी कन्विक्टेड। नाउ व्हाट इज सब्सटेंटिव लॉ? आईपीसी। व्हाट इज प्रोसीजरल लॉ? सीआरपीसी। यू गॉट द डिफरेंस? हालांकि बहुत छोटी सी बात है, बट जो लोग प्रैक्टिस में हैं वो समझ जाते हैं, बट जो बच्चे सिर्फ एकेडमिक ओरिएंटेशन से हैं और स्टूडेंट लाइफ में और सिर्फ लॉ को पढ़ रहे हैं, उनको ये याद करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है। सब्सटेंटिव लॉ क्या आ गया जी, प्रोसीजरल लॉ क्या आ गया। तो ये डिफरेंस है। आईपीसी हो गया सब्सटेंटिव लॉ, जो लॉ को डिफाइन करता है, ऑफेंस है या नहीं है। सीआरपीसी के उसमें क्या प्रोसीजर लगेगा, कैसे लगेगा, उसको सजा कैसे कैसे मिलेगी, जेल कैसे कैसे जाएगा, दैट इज प्रोसीजरल लॉ। सो अंडर आर्टिकल 21 straight away, if we read and interpret article 21, then meaning thereby is only CRPC should be just, reasonable and fair, not IPC. That is the reason in subsequent judgments due process of law has been incorporated by the Supreme Court within the territory of India after Menka Gandhi case. And only after that 303 was struck down, Mithu versus State. Mithu versus State क्या? 303 ये कहता है कोई आदमी अगर जेल में है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसको, और वहां भी उसने अगर ऑफेंस कर दिया, फर्दर मर्डर कर दिया, तो मैंडेटरी है कि उसको डेथ पेनल्टी ही मिलेगी। कोर्ट ने कहा नहीं, अगर कोई आदमी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है, कोर्ट में जेल के अंदर है, उसकी लिबर्टी कर्टेल होगी बाय लॉ, बाय अ वैलिड लॉ, दैट्स ट्रू, वहां तक ठीक है। बट जो रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, ही कैन अवेल दैट, ही हैज द राइट टू अवेल रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट to curtail his liberty there, meaning thereby कि वो ह्यूमन बीइंग है वहां जेल के अंदर। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी होगी तो वो ह्यूमन बीइंग से इनह्यूमन नहीं हो गया है। अगर ह्यूमन बीइंग है, जो राइट्स उसके बाय वे ऑफ लॉ डिप्राइव किए गए हैं, उसको छोड़ के बाकी राइट्स अब भी एंजॉय करेगा वो। That's why 303 was struck down. लेकिन 21 तो ये कहता है कि खाली प्रोसीजर जस्ट, रीजनेबल एंड फेयर होना चाहिए, नोट द सब्सटेंटिव लॉ। में 303 कैसे स्ट्रक डाउन हो गया? वो इन ड्यू कोर्स ऑफ जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस भगवती ने इंटरप्रिटेशन दिया डिफरेंट। बाद में तो यहां तक भी स्टेटमेंट आई कि एक जजमेंट में तो ये भी कहा गया है कि नाउ आर्टिकल 21 इज कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट विथ जस्ट, रीजनेबल एंड फेयर प्रोसीजर ऑफ लॉ। नेचुरल लॉज वर ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड। नाउ If you read Article 21, right to life दिया गया है, right to personal liberty दी गई है, और
कैसे ली जा सकती है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, देन रिलेशन ऑफ आर्टिकल 19, 14 and 21 we will discuss. Expansion of article 21 day by day, and it is still expanding every day. But there are certain limitations, like in Unni Krishnan, right to education was held as fundamental right, but till 14 years of age only, not beyond that. Why? Because Supreme Court knows it very well that state is not having sufficient resources. They have the limitations. अगर right to education हम कर देंगे free for all for everybody, state के पास इतने resources नहीं है. That is why directive principles are there, which are not enforceable by any law, in any court of law, but still they are existing in our constitution because our founding fathers, they anticipated that right now state is not having sufficient resources, but in due course of time when the state is developed and they are having the sufficient resources, they will implement all the directive principles. So in the light of directive principles, we see ये हमें कई बार पता नहीं चलता कि भाई ये कभी कभी आप लोग सोचते होंगे वो गवर्नमेंट प्रॉमिस कर देती है कि हम बुजुर्गों को पेंशन देंगे, बिजली के बिल माफ कर देंगे सबके किसानों के, जिस आदमी का बैंक लोन होगा वो 10,000, 20,000 या 50,000 रुपए से कम का सबके माफ कर दिए जाएंगे. तो आप लोगों को कभी कभी एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये नहीं लगता कि ये कहां से कर देते हैं? व्हाट लॉ इज देयर? न तो कोई लॉ है न कोई स्टैट्यूट है, क्या जी माफ कर दिया? व्हाट इज दिस? दिस इज फ्रॉम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आप पढ़ेंगे सारे फ्रॉम आर्टिकल 39 से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू 51 आई, यस 51A इज फंडामेंटल ड्यूटीज. अगर उसको आप पढ़ेंगे सारे आर्टिकल्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के, ये आप लोगों को आंसर वहां मिल जाएगा. वहां जगह जगह मेंशन किया गया इन चीजों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली. सो स्टेट इन द लाइट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये डिसीजन ले लेती है, एंड दैट इज वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ, एग्जीक्यूटिव बाय वे ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. लाइफ किसको मानेंगे हम? नॉट मियरली ह्यूमन बीइंग कि भाई आदमी को मार दिया लाइफ चला गया इसका. तो क्या दिस इज द ओनली राइट विच इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21? नो. राइट टू लाइफ मीन्स हेल्दी लाइफ विद ऑल द फैकल्टीज ऑफ आवर बॉडी. ये नहीं आप किसी का हाथ पैर काट देंगे. कोई डेवलपमेंट करना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है, हाइजीनिक कंडीशन में रहना चाहता है, उसको एजुकेशन चाहिए, उसको हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए, उसको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए. ईच एंड एवरीथिंग इज कंसिडर्ड अंडर राइट टू लाइफ. बनवा मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बड़ा फेमस जजमेंट है. मैं जजमेंट वही बता रहा हूं जो अच्छे हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. वैसे तो बहुत सारे. ये आगरा और उसके आसपास छोटे बच्चों को इंडस्ट्रीज में रखा जाता था. हैजार्डस फैक्ट्रीज में उनसे काम कराया जाता था, और ईंट के भट्टे वगैरह थे वहां उनको यूज किया जाता था. तो इसमें एक PIL फाइल हुई थी, तो उसमें ये हेल्ड हुआ कि राइट टू लाइफ मीन्स ऑल दीज थिंग्स व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड. और उनको बच्चों को ऑपरेशन से बचाना है, एक्सप्लॉइटेशन से बचाना है, ऑपरेशन से बचाना है, विच इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ राइट टू लाइफ.
against any abuse, opportunities, facilities for children to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, educational facilities, etc. You have explained everything. एक बिहार में केस हुआ था, वुमेन्स के लिए शेल्टर होम वगैरह होते ना, मैं वो नाम भूल रहा हूँ कल से। वो हम लोग जब कोर्ट में जाते हैं, किसी लड़की को भी कहते हैं ना कि वहाँ भेज दो, कहाँ बोलते हैं कमल जी? नारी निकेतन। हाँ, नारी निकेतन, यस, नारी निकेतन होते हैं ऐसे। तो बिहार में एक केस था नारी निकेतन, सिमिलर सर्कमस्टेंसेस का। तो उसमें एक PIL फाइल हुई थी, उसमें भी इट वाज हेल्ड कि उनकी वहाँ कंडीशंस क्या क्या है, उसका केयर करना, उनके वेल बीइंग को देखना, ये उनका फंडामेंटल राइट है। ओल्गा टेलिस वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, राइट टू लाइवलीहुड, बॉम्बे का एक केस था जहाँ पर पेडेस्टल पर लोगों ने रेडी ठेले भी लगा रखे थे, कुछ वो भी बना रखा था, छोटी मोटी झोपड़ियाँ झुग्गी ऐसे डाल रखी थी। तो उसको जो बॉम्बे की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी वो रिमूव कर रही थी आके। दे वेंट टू द कोर्ट कि हम यहाँ से कमा के खा रहे हैं, इट इज राइट टू लाइवलीहुड। कोर्ट ने कहा ये बात तो ठीक है कि राइट टू लाइवलीहुड इज ए फंडामेंटल राइट, वी डू एग्री विद दैट, बट जिन लॉज के अंडर, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लॉज के अंडर ये रिमूव किया जा रहा है, वो लॉज वैलिड और रीजनेबल है, बट इट वाज एक्नॉलेज दैट राइट टू लाइवलीहुड इज अ फंडामेंटल राइट। Right to unpolluted environment, preservation and protection of nature, gift, etc. Right to reasonable accommodation, right to education, Uni Krishnan I have told. Then the right to personal liberty. मैंने पहले भी एक केस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP, गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ MP, जिसमें राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट हेल्ड हुआ था। खड़ग सिंह और गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ MP, दोनों केसेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि रिकॉल इट कि वो हिस्ट्री सीटर थे, 10 नंबरी का मैंने एग्जांपल दिया था उस दिन, आप लोगों को अगर ध्यान हो तो उन पे पुलिस वो सर्वेलेंस कर रही थी, डोमिसिलरी विजिट्स कर रही थी। तो क्वेश्चन अराइजेस कि वेदर इट इज कवर्ड अंडर राइट टू पर्सनल लिबर्टी, आप एनक्रोच कर रहे हैं उनकी लिबर्टी के अंदर। तो उसमें ये हेल्ड हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो घर पे जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, दरवाजा नॉक कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, वो इलीगल है। बट जो हिस्ट्री सीटर है और जिनसे डेमोक्रेसी को खतरा हो सकता है, क्योंकि वी हैव वेरी न्यू डेमोक्रेसी, they can disturb the new democracy, क्योंकि they are of criminal mentality. It's the duty of the state to have surveillance and to know their whereabouts, etc. also. It was held, second part was held valid, reasonable, the first part was struck down. So it is under the right to personal liberty. Then in one case जेल के अंदर एक कैदी ने बुक लिखी, उसने कहा मेरी बुक को पब्लिश कर दो, उसने अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह लिखे उसके अंदर। अब कोई आदमी जेल के अंदर बैठा है, अपने एक्सपीरियंसेस लिख रहा है, नेचुरली अथॉरिटीज को परेशानी होगी। वो लिखेगा भाई जेल में खाना ठीक नहीं मिल रहा था, हमें थप्पड़ मारते थे, वहाँ नंबरदार होते थे, सुप्रिटेंडेंट जेल ये ऐसे करता था, वो ऐसे करता था। और हो सकता है वो कुछ ऐसे पहलू भी लिख दे अपने केस से रिलेटेड के जी उसने ये किया, उसने वो किया, वकील साहब ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, कोर्ट के स्टाफ ने वो कर दिया, वगैरह वगैरह। अब क्वेश्चन अरोज
whether it is covered under the right of personal liberty कि उसकी बुक पब्लिश की जाए, कोर्ट ने कहा यस, it is his fundamental right. So far as other aspects are concerned, in case authorities are having any grievances against him, then they can follow the procedure or follow the laws which are existing in the country. या कोर्ट के अगेंस्ट कुछ लिख दिया तो कोर्ट के पास राइट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग चलाए उसके अगेंस्ट. इंडिविजुअल के अगेंस्ट कुछ लिख दिया तो डिफेमेशन में जाए, बट बुक पब्लिश करने का उसका फंडामेंटल राइट है. आप उसमें पहले ही प्री सेंसरशिप नहीं कर सकते हैं. आप एंटिसिपेशन में कि जी आदमी बुक लिख रहा है इसमें ये लिखेगा वो लिखेगा, you can't stop him. It is his personal liberty coupled with freedom of speech and expression. 1918 he is expressing his view through the book. So therefore article 19 and 21 are interrelated. It is covered under personal liberty also as well as 19(1)(a) also. Then I have already explained that in A.K. Gopalan's case, it was held that all the fundamental rights are mutually exclusive. सब सेपरेट है, किसी का किसी को लेना देना नहीं. But the judgment was overruled in Menka Gandhi's case. And Justice Bhagwati, he explained that Article 21 is of widest amplitude, which covers Article 19 also, 14 also, and whatever is mentioned in Article 19, the whatever is left residue, that will be dealt with Article 21. But the procedure by which person you want to deprive a person of his personal liberty, that should be just, reasonable and fair. It was held by Justice Bhagwati in Menka Gandhi's case. Very famous. These three words are very, very important. Right to travel abroad is also fundamental right. जजमेंट में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं. हालांकि मेनका गांधी केस में भी यही हुआ था. मेनका गांधी बाहर जाना चाहती थी और उसका पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया था, तो उसमें भी ये हेल्ड हुआ था कि राइट टू गो अब्रॉड इज ए फंडामेंटल राइट. क्योंकि आप बाहर जाके भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का आपको राइट है. हालांकि जितने राइट्स हैं वो कन्फर्म किए गए हैं, वहां जगह जगह विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया यूज किया हुआ है. ऐसा नहीं किया हुआ कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स है, बट इट वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय जजमेंट्स एंड इंटरप्रिटेशन. Procedure established by law. Again, A.K. Gopalan. See, these are interrelated. Right to life, I have explained. Merely human existence is not there. Something else is also there. Right to personal liberty, we have discussed. Khadak Singh case and Govind versus State. Then relationship. Then third line is procedure established by law. In case any procedure is established by law, then a person can be deprived of his life and personal liberty. For example, भाई आदमी को फांसी दे दी जाती है, इस पर बड़ी डिबेट हुई कि किसी आदमी का लाइफ आप डिप्राइव कर रहे हैं, वेदर इट इज लीगल और इलीगल. उसमें यही फिर एक क्वेश्चन हुआ, एक डिबेट हुई
और यही निकल के आया, चूंकि एक सब्सटेंटिव लॉ है, उसमें किसी ने ऑफेंस कमिट किया, एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कि एडीएम को पावर्स दी हुई है कि आप किसी आदमी को बंद कर सकते हैं, उसमें एक प्रोसीजर था, उसको फॉलो करके उन्होंने बंद कर दिया। बट लोग बात ये कहते हैं कि जिन जज साहब ने ये जजमेंट दी थी तो उन्होंने पब्लिकली बाद में माफी मांगी थी रिटायर होने के बाद कि मैंने वो गलत जजमेंट दी थी, बिकॉज right to life and personal liberty cannot be suspended. You may put reasonable restrictions out and out. How can you suspend such a sacrosanct right which is enshrined in part 3 of our constitution? You can't. Then R.C. Cooper case, one R.C. Cooper case was also there which overruled A.K. Gopalan. Then again Menka Gandhi overruled. Article 19, 21 and 14 are interrelated. They are subject to, in case you are taking the right to life and personal liberty of any person under Article 21, you have to satisfy the requirement of Article 19 and 14 also simultaneously. Exclusively you can't do it. Then procedure established by law and due process of law, I have already explained what is the difference, in which cases it was held, slowly, ultimately in Menka Gandhi case. सुनील बत्रा वर्सी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, एक बड़ा फेमस केस हुआ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कैपिटल पनिशमेंट की सुनील बत्रा को, और उसको एक सेल में कन्फाइन कर दिया था तिहाड़ जेल में। Then he took the plea of personal life and liberty कि ठीक है, मुझे कन्विक्शन हो रखा है, बट मैं हूँ तो ह्यूमन बीइंग, इनह्यूमन तो हुआ नहीं, स्टिल जो अदर राइट्स हैं मैं उसके लिए एंटाइटल। So it was held in that case, Krishna Iyer J, Justice Krishna Iyer, कृष्णा अय्यर साहब की बहुत सारी जजमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, और उनके इंटरप्रिटेशन बड़े ज़बरदस्त रहते हैं। और कृष्णा अय्यर साहब की जजमेंट जब भी आप पढ़ेंगे तो बिना डिक्शनरी के नहीं पढ़ सकते। उनकी वोकैबुलरी इतनी ज़बरदस्त हुआ करती थी। आज भी अगर जस्टिस कृष्णा अय्यर की जजमेंट को आप पढ़ेंगे तो डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा, सीधे सीधे नहीं समझ में आएगा। बड़ी क्लिष्ट लैंग्वेज यूज किया करते थे। He said in Sunil Batra versus Delhi administration, true, our constitution has no due process clause, but after R.C. Cooper and Menka Gandhi's case, the consequence is the same. In Bachan Singh case, as I have already said, Bachan Singh versus State of Punjab, Article 21 was rephrased. No, I have already told that in Bachan Singh's case, definition of Article 21 was rephrased. No person shall be deprived of his life and personal liberty except just, reasonable and fair procedure established by law. It was rephrased in that way. Then Mithu versus State of Punjab, I have already explained, that was struck down after these judgments only. क्योंकि जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आ गया कि सब्सटेंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल बोथ लॉज शुड बी जस्ट, रीजनेबल एंड फेयर। अगर पहले वाली पोजीशन होती तो
303 could have not been struck down. वो आरसी कूपर और मेनका गांधी की जजमेंट्स के बाद ही 303 was struck down. I think I have well explained the relationship between 14, 19 and 21. Correct. दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं, आई थिंक सो. आप लोगों को समझ में आ गया रिलेशनशिप तीनों का? ये कई बार ऐसे सोचते कि ये 14, 19, 21 कैसे लग गई, कैसे इंटरकनेक्टेड हो गई. देखो जैसे आर्टिकल 19 में दिया हुआ ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू ट्रेवल, ये सब अगर आर्टिकल 19 में मेंशन नहीं होते तो 21 में कवर हो जाते ना सारे. लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में कवर हो जाते हैं सारे राइट. बट आर्टिकल 19 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा दी, 21 में नहीं लगा रखी. इसलिए विद द सेम एनालॉजी आर्टिकल 21 में भी जैसे आप एक्सपेंड करेंगे तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 19. देन आर्टिकल 14 भी तो रीजनेबलनेस की बात करता है. इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वलिटी अमंग इक्वल्स, दोज हु आर सिमिलरली सर्कमस्टांस्ड. But discrimination is allowed there. That they should form a separate class. Classification is allowed there. Based on intelligible differentia, forming a separate group, and that group is having a rational relationship with the object sought to be achieved. So, under Article 21 also, discrimination is allowed. Life और लिबर्टी का इनको राइट दे दिया, मुझे नहीं दिया, ये तो कोई बात नहीं हुई थी. ट्राइबल एरियाज में सपोज मुझे जाने का राइट दे दिया, इनको नहीं दिया. अब वो आदमी कहेगा कि इनको कैसे दे दिया. तो हियर लाइज विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 14 दे कैन डू इट. कोई क्लास है, सेपरेट ग्रुप है, कोई रीजन है, उसका कोई ऑब्जेक्ट है, उसका रिलेशनशिप है उसके साथ. इसलिए आर्टिकल 14, 19 एंड 21 they are interrelated. That is the only reason. So that should be read very intelligently. Does discretion come into picture here? Does discretion comes into picture here? Yes. मैंने आपको बहुत पहले बताया था, if you recall it, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एब्सोल्यूट पावर्स दे रखी बहुत जगह है, डिस्क्रिशन दे रखी है बहुत जगह है. जजेस को भी डिस्क्रिशन दे रखी, बेल में यहां वहां डिस्क्रिशन दे रखी ना. बट प्रिज्यूम्पशन इज दे विल एक्सरसाइज दोज डिस्क्रिशंस ऑनेस्टली एंड विद जुडिशियल माइंड. दे विल नॉट अब्यूज इट, दे विल नॉट मिसयूज इट. दैट इज द प्रिज्यूम्पशन. If that presumption is not there, then administration cannot be run by the government. अगर गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स पर डाउट करेगी, उनकी इंटेग्रिटी पे डाउट करेगी, उनकी एफिशिएंसी पे डाउट करेगी, उनकी वर्किंग पे डाउट करेगी, तो दे कांट रन द गवर्नमेंट. नो डाउट. दैट इज अगेन देयर इज अ मैक्सिम, एब्सोल्यूट पावर ट्रम्प्स एब्सोल्यूटली. दैट इज आल्सो देयर. But in spite of that fact, reasonably, we have to go, we have to interpret, we have to apply. Ours is a very new democracy.